हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारी ये क्लास जो है 67 रहेगी हिंदी के अंतर्गत। लगातार आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं दोस्तों, इसलिए बिना स्किप के पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। इससे पहले हमारी लगातार क्लासेस में आधुनिक हिंदी साहित्य की पूरी ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है दोस्तों, इसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और इस प्रकार के सारे रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी रिपोर्टाज, फीचर, ये सारे टॉपिक्स हमने करा चुके हैं दोस्तों, जिसके आधार पर हमारे 66 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। तो आप पूरी क्लासेस को हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको लगातार अगर आप क्लासेस देखेंगे तो आपको प्रवक्ता की तैयारी एक बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, आज की क्लास हमारा 67 है और इसमें जो हमारा सिलेबस रहेगा दोस्तों, हम इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ी हैं शब्द शक्ति के प्रकार, जिसमें हमने अभिधा लक्षणा इनको स्टडी किया है। और आज हमारी जो क्लास रहेगी दोस्तों, वो हमारी रहेगी रस विवेचन, रस से तात्पर्य और रस के अवयव। इस पर हमारी क्लास रहेगी, यानी कि आज से हमारी क्लास जो है 2 क्लासें हमारी रस से आधारित रहेंगी। और रस के प्रकार, रस के भेद पढ़ेंगे और रस के अवयव पढ़ेंगे, रस के परस्पर अनुकूलता प्रतिकूलता को पढ़ेंगे और साधारणीकरण को भी इसके अंतर्गत हम स्टडी करेंगे इन 2 क्लास के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा रस विवेचन, ठीक है। रस विवेचन रहेगा, रस से तात्पर्य, रस के अवयव। इन 3 टॉपिक्स को आज हम इसके अंतर्गत क्लियर करने वाले हैं और इसका जो है हम पहले व्याख्यान चर्चा करेंगे और फिर एमसीक्यू के माध्यम से भी उनको क्लियर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके आप जो है लगातार हमारी क्लासेस को देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रस विवेचन की, ठीक है। रस विवेचन क्या है, यानी कि रस का क्या अर्थ है, उसके बारे में जानेंगे और मतलब उसका क्या है, रस के भेद क्या हैं, किस प्रकार से रस की उत्पत्ति हुई है, हिंदी के अंतर्गत रस का क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। जब आप हिंदी में काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो काव्य के अंतर्गत जो है रस का जो पुट होता है, उसी के आधार पर जो पाठक होता है, पढ़ने वाला होता है या श्रोता जो होता है, उसको वो काव्य जो है अच्छा लगता है। तो उसका कारण यही है। तो रस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो रस शब्द है, ये संस्कृत धातु रम से बना हुआ है दोस्तों। किससे मिलकर बना है? ये संस्कृत का शब्द है रम। तो रम जिसका अर्थ होता है आनंद लेना या आस्वादन करना, ठीक है ना। तो काव्य शास्त्र में रस का अर्थ जो है काव्य का वह भावात्मक आनंद, क्योंकि इसमें एक भाव उत्पन्न होता है दोस्तों। जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो एक भाव उत्पन्न होता है, जो कवि, अभिनेता या पाठक के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम रस कहते हैं, ठीक है ना। जो पढ़ने वाला है उसके मन के अंदर जो भाव उत्पन्न होगा वही रसानुभूति कहलाती है दोस्तों। भरत मुनि ने दोस्तों अपने उसमें विचार व्यक्त किए हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति ही। तो इन्होंने क्या कहा है? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी जो भाव हैं दोस्तों, इनके संयोग से क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है दोस्तों, ठीक है नी। ये भरत मुनि ने माना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि रस का तात्पर्य, यानी कि फिलोसफिकल सेंस में रस का क्या अर्थ है, यानी कि एक दार्शनिक के तौर पे रस का क्या अर्थ है। तो रस केवल भावनात्मक अनुभूति नहीं बल्कि आनंद का सौंदर्य रूप है। तो उन्होंने क्या माना है कि रस जो है केवल भाव को व्यक्त करना नहीं है, मतलब अपनी भावनाओं को, अनुभव को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि एक आनंद का सौंदर्यपूर्ण रूप है, यानी कि एक इस प्रकार की फीलिंग जो आपके मन को मोह ले, यानी कि आपको आपके अंदर अगर तनाव है तो उसको दूर कर दे, ठीक है ना। तो वही रस है दोस्तों। तो फिलोसोफर्स भी इसको क्या मानते हैं? ये इसको सौंदर्य स्वरूप मानते हैं, ठीक है ना।
यह व्यक्तिगत नहीं सार्वभौमिक आनंद है। यानी कि किसी कविता को सुनने में आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों को पसंद आती है वो चीज़ें। कोई कविताएँ ऐसी होती हैं जो सबको पसंद आती हैं, तो वही सार्वभौमिक आनंद है। यानी कि संसार के सभी सुखों को छोड़कर उस कविता के यानी कि जो काव्य के अंतर्गत मोहित हो जाना, उसी को रस कहा जाता है दोस्तों। तो सभी के हृदय को स्पर्श करता है रस, ठीक है ना? तो अगर काव्य में रस होगा तो सभी के हृदय को स्पर्श करेगा, यानी कि सभी को वो चीज़ पसंद आएगी। जैसे दोस्तों किसी करुण दृश्य को देखकर दर्शक स्वयं नहीं रोता है, पर उसे करुण रस का आनंद मिलता है, यह भाव ही रस की यात्रा है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे किसी चीज़ को देखकर क्या हो जाता है कि अचानक से जो है करुणा आ जाती है, इनकी दया का भाव आ जाता है ना, तो वहाँ पर क्या है करुण रस का आनंद मिलता है, यानी कि दया भाव स्वयं आ जाता है। अब कोई काव्य ऐसा होता है जिसको सुनते ही रौद्र रूप में आ जाता है, मतलब उससे गुस्सा आ जाता है। और किसी में वीर रस की अनुभूति होती है, जैसे आपने हिंदी काव्य में पढ़ा है, वंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखो अगर हम काव्य के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं दोस्तों, तो पढ़ते पढ़ते ऐसा वीर रस की अनुभूति होती है कि आपको ऐसा फील होगा कि जैसे अंग्रेज अगर उस समय की स्थितियाँ अगर हमारे सामने भी होती, तो हम भी जो है उस समय उसी प्रकार मैदान में कूद जाते जिस समय उस समय हमारे देश के नागरिकों ने अपना जो है योगदान दिया था। ठीक है ना? तो ये चीज़ होती है, यानी कि वीर रस से परिपूर्ण वो भाव है। ठीक है? जैसे आपका भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये ऐसे वाक्य हैं जो जो है एक वीर रस की अनुभूति कराते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ों को सुनते ही जो है आपके अंदर भी एक एनर्जी खुद ही जनरेट हो जाती है अपने क्षेत्र को लेकर या अपने देश को लेकर। तो वो चीज़ एक रस का आनंद उसमें मिलता है दोस्तों, ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों रस की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, यानी कि इसके जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। भारत मुनि के अनुसार दोस्तों रस उत्पत्ति होता है, रस की उत्पत्ति के वैसे मेनली होते हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, यानी कि जिसको हम संचारी भाव के तौर पे भी जान सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे दोस्तों हम विभाव पर, इसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। अ, अगर रस उत्पत्ति है तो ये दो प्रकार के होते हैं, विभाव दो प्रकार के होते हैं। एक आलंबन विभाव होता है दोस्तों, एक होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलंबन विभाव में क्या होता है, रस का आधार जैसे नायक और नायिका, ये आलंबन विभाव के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, इनको आपको दिखा दो, आप इसको नोट कर सकते हैं। एक तो आलंबन विभाव होता है, रस का आधार है जैसे नायक और नायिका, यानी कि जो जो उसमें करेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आलंबन विभाव है। और एक उद्दीपन विभाव, यानी कि रस को उद्दीप्त करने वाला जो साधन, जैसे ऋतु होती हैं, दृश्य होता है, शब्द है, संगीत है, ठीक है ना, तो ये क्या कर देते हैं, ये उद्दीपन का कार्य करते हैं, उद्दीपक का कार्य करते हैं, ठीक है ना। आपने बीएड के अंतर्गत पढ़ा है उद्दीपन, उद्दीपन क्या है, ठीक है, तो उद्दीपन कौशल आपने पढ़ा हुआ है। तो ये ऋतुएं क्या होती हैं, समय के साथ जब ऋतु के साथ कोई गाना गाया जाए, बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो बसंत ऋतु से हम संबंधित अगर कोई पोइम गाई जाएगी, यानी कि कोई कविता गाई जाएगी, तो आपके अंदर जो है मतलब आप उसको अगर ऑफ सीजन में भी वो गाना गाओगे तो आपको बसंत ऋतु की याद आएगी। ठीक है ना? तो वो दृश्य दिखाई देंगे, हरे-भरे पेड़-पौधे और उनमें खिले हुए पुष्प, तो ये आपको महसूस होने लग जाएगा, ठीक है? ऐसे ही शब्द में क्या होता है कि अगर हम किसी को कोई बात अपनी बता रहे हैं, अगर किसी बात को हम बता रहे हैं और हमारी बातों को बताते-बताते उस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हो जाए कि हाँ, वास्तविकता ऐसे रही होगी, उसमें ऐसा हुआ होगा। बहुत सारी फीलिंग्स आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है ना? संगीत के माध्यम से भी ये हो सकता है, तो इसको उद्दीपन विभाव का नाम दिया गया है। आलंबन विभाव में कौन-कौन आते हैं? नायक और नायिका आते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है। सेकंड टाइप हमारा होता है अनुभाव। अनुभाव की बात करें तो दोस्तों भावों का बाह्य अभिव्यक्ति अनुभाव होता है। जैसे अगर आपके अंदर कोई बात गई और आपके मनों में वो विचार जो है
कोई बात आपको सुनी आपने और आपके आँसू खुद ही छलक उठें, आँसू आने लग जाएँ, तो वो क्या है? अनुभव है, यानी कि रस का अनुभव। रसानुभूति हुई पहले, उसे अनुभव के रूप में क्या हुआ? बाह्य अभिव्यक्ति हो गई, यानी कि आपके आँसू दिखने लग गए। रोमांच, यानी कि आपको मतलब कोई चीज़, आप जैसे कोई चीज़ खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगने लग गया, तो आप उसको क्या करोगे? रोमांच पैदा हो जाएगा। हँसी, कभी-कभी क्या होता है, हम कोई बातें करते हैं, वो बात आपके मन में इतना रस उत्पन्न कर देती है कि आप खुद हँसने लग जाते हैं। क्रोध का भाव भी एक वो है कि कभी आपको इतना गुस्सा आने लग जाता है किसी चीज़ को देखकर, किसी दृश्य को देखकर, या किसी जो है शब्द को सुनकर। जैसे किसी ने व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अचानक गाली दे दी, तो भाई उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्रोध का भाव है दोस्तों। ऐसे भावों को अनुभाव शब्द कहा गया है। क्या कहा गया है? अनुभाव कहा गया दोस्तों। तो आपने समझा पहला विभाव। विभाव में आपने पढ़ा है कि आलम्बन विभाव है, जिसमें जिनको नायक और नायिका के तौर पर आप समझ सकते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। उद्दीपन विभाव आपका क्या होता है कि उद्दीपन वह है, जैसे कोई दृश्य है, कोई शब्द है, कोई संगीत है, वो उद्दीपन विभाव का काम करेगा। अनुभव के अंतर्गत आंसू हैं, रोमांच है, हंसी है, क्रोध का भाव है। तीसरा है दोस्तों व्यभिचारी भाव। ठीक है, व्यभिचारी भाव की बात करें दोस्तों, अल्पकालिक भाव जो स्थायी भाव को सहायता करते हैं। तो जो अल्पकालिक भी होते हैं और जो स्थायी भाव की सहायता करते हैं, यानी कि उसको हेल्प करते हैं। जैसे लज्जा है, उत्कंठा उत्पन्न हो जाती है, संदेह होता है, विस्मय होता है, ईर्ष्या होती है। इनकी संख्या टोटल 33 मानी गई है दोस्तों। कितनी है? व्यभिचारी भावों की जो संख्या है दोस्तों कितनी है? 33 है। इसको नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है? यह 33 है दोस्तों। कौन उदाहरण क्या हो सकते हैं? लज्जा है, उत्कंठा है, संदेह है, विस्मय है, ईर्ष्या है। ठीक है, ये व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनके आपके अंदर क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, किसी चीज़ को देख के आपको लज्जा आने लग जाती है, या किसी को देख के उत्कंठा उत्पन्न होती है, अपने मन में भाव उत्पन्न होता है, संदेह हो जाता है किसी चीज़ को देख के। ठीक है, विस्मय उत्पन्न होता है, किसी चीज़ से बिल्कुल ईर्ष्या होने लग जाती है। तो ये क्या है? ये व्यभिचारी भाव है, यानी कि व्यक्ति के अपने-अपने विचार हैं ये। ठीक है? अब जिस चीज़ से आपको लज्जा आ रही है, हो सकता है वो किसी व्यक्ति के लिए वही चीज़ इम्पोर्टेंट हो, वो उसी को महत्व दे रहा हो। या किसी चीज़ से आपको ईर्ष्या हो रही है, यार आपने देखा कि यार ये तो गलत हो रहा है, बट दूसरा कह रहा है ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो व्यभिचारी भाव इसीलिए कहा गया है दोस्तों इसको। ठीक है ना? व्यक्ति के खुद के विचारों पर आधारित जो भाव है, उसको व्यभिचारी भाव है। इसके अलावा दोस्तों स्थायी भाव होता है जो सबके अंदर उत्पन्न हो रहा हो एक साथ। स्थायी भाव की हम बात करें तो मन में स्थायी रूप से स्थित भाव, जिनसे रस की उत्पत्ति होती है। जैसे स्थायी भाव क्या क्या होते हैं? रति होता है, शोक होता है, क्रोध होता है, भय होता है, उत्साह है दोस्तों, हास है। तो ये क्या हैं? ये स्थायी भाव हैं। और ये प्रत्येक रस के भाव होते हैं दोस्तों। ठीक है ना? हर प्रकार के रस के भाव होते हैं, क्योंकि हम रस के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें इनके स्थायी भाव भी यूज जरूर होंगे। तो आपके पास क्या क्या हो गया दोस्तों? रस के प्रकार क्या क्या हो गए, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ गई आपकी? एक तो आ गई विभाव, आ गया अनुभव, आ गया व्यभिचारी भाव, आ गया और स्थायी भाव आ गया। तो ये 4 हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, रस के भाव तो हमने चर्चा कर लिए, लेकिन अब हम बात करेंगे रस के प्रकार, टाइप्स ऑफ रसेस। तो रस के प्रकार की हम बात करें दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है भरत मुनि के अनुसार कुल रसों की संख्या कितनी है? 8 है। तो पहला आपका श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। ठीक है, ये आपके जो है टोटल कितने हो गए? 8 रस हो गए दोस्तों। ठीक है, तो बाद में आचार्य आनंदवर्धन ने नवम रस यानी कि शांत रस को भी इसमें जोड़ दिया। और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, किसी चीज़ को, किसी काव्य को सुनकर जो है बिल्कुल शांति की अनुभूति होती है, यानी कि आप उसको सुनते रहो, आपको मन में एक शांति अनुभूति होगी। ठीक है, तो वो शांत रस बन गया। तो 9 रस हो गए टोटल। अब बात करते हैं सर्वप्रथम हमारा जो है श्रृंगार रस है दोस्तों। क्या है? श्रृंगार रस है। उसके अलावा आपका हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है और शांत रस है। तो टोटल 9 रस तो आपके हो गए। ठीक है, अब जो श्रृंगार रस है, उसका श्रृंगार का मतलब क्या होता है? प्रेम।
ठीक है दोस्तों। श्रृंगार करना है, किसी चीज़ का श्रृंगार करना है, यानी कि आप उसको सजा रहे हैं, बढ़िया से वो कर रहे हैं, या उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो इस श्रृंगार रस जिसके अंतर्गत होगा, तो उसके उसका स्थायी भाव क्या होगा? उसका स्थायी भाव रति होगा दोस्तों, प्रेम होगा, ठीक है ना। और प्रमुख रंग क्या होता है इसका? श्याम रंग होता है। देखिए, प्रवक्ता की तैयारी है और आपको जो है ये प्रमुख रंग भी आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ भी एग्ज़ाम आ सकता है। एग्ज़ाम पेपर इतने हो चुके हैं दोस्तों, सिलेबस आपका जो है इतने प्रकार के एग्ज़ाम हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, हिंदी सब में है दोस्तों, सब में, ठीक है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा नहीं हो रहा आज के समय में जिसमें हिंदी ना हो। तो हिंदी पेपर बनाने वाला भी क्या-क्या बनाएगा आखिर, ना? तो उनको भी नए-नए क्वेश्चन चाहिए, तो इसलिए वो ऐसे क्वेश्चनों को भी दे सकते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव तो रति हो गया, प्रेम हो गया, लेकिन प्रमुख रंग क्या है दोस्तों? श्याम रंग है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? राधा कृष्ण का प्रेम, ठीक है, तो श्रृंगार का भाव होता है। दूसरा है आपका हास्य रस। हास्य रस मतलब हंसी, ठीक है, तो स्थायी भाव हंसी हो जाएगा, हास्य हो जाएगा। अब इसका प्रमुख रंग कौन सा होगा? श्वेत रंग इसका प्रमुख होगा। उदाहरण कौन सा? हास्य प्रसंग इसका उदाहरण होगा दोस्तों। क्या होगा? हास्य प्रसंग इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला रस है दोस्तों करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। अब इसका प्रमुख रंग क्या है? धूम्र, ठीक है। उदाहरण जैसे शोकपूर्ण काव्य, ठीक है, तो दुख भरा जो काव्य है वो इसका करुण रस का उदाहरण है। इसके अलावा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। और इसके लिए जब प्रमुख रंग है दोस्तों, क्रोध के लिए जब क्रोध होता है किसी व्यक्ति का, तो उसका चेहरा लाल होने लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और युद्ध उदाहरण क्या है? युद्ध। युद्ध में क्या होता है? क्रोध आता है, ठीक है। करुण रस में आपने देखा होगा शोक उत्पन्न होता है, धूम्र रंग हो जाता है, व्यक्ति का जो फेस है आप देख रहे होंगे उसमें धूम्र हो जाता है, यानी कि हल्का हो जाता है, ठीक है ना। तो शोकपूर्ण काव्य का उदाहरण है। इसके अलावा वीर रस का अगर स्थायी भाव देखें तो उत्साह, वीरता का, तो गौरा, ठीक है, गौरा हो जाता है, और रणभूमि की ओर, ठीक है ना, वीरता का भाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों भयानक रस की, तो इसमें भय उत्पन्न होता है, और इसका जो प्रमुख रंग है वो काला है, और भयभीत दृश्य पैदा होता है। इसके अलावा विभत्स रस का विविध रस रस जो है जुगुप्सा। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, और इसमें प्रमुख रंग नील होता है दोस्तों, और इसका उदाहरण है घृणाजनक प्रसंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अद्भुत रस का, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, और इसमें प्रमुख रंग पीला होता है, और चमत्कारिक इसका उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं शांत रस। तो शांत रस का स्थायी भाव सम होता है, सम, सम मतलब शांति होती है, और इसका प्रमुख जो रंग होगा दोस्तों नील श्वेत होगा, और इसमें उदाहरण जो है आध्यात्मिक स्थिरता जो होती है वो इसका उदाहरण हो सकती है, ठीक है ना। भरत मुनि ने रस के 4 अवयव बताए हैं जिनमें हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, विभाव, अनुभाव, इसके अलावा स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव, ठीक है। तो ये भरतमुनि के अनुसार रस के 4 भाव, 4 अवयव होते हैं। तो अगर एग्जाम आ जाएगा कि रस के कितने अवयव हैं, तो रस के 4 अवयव हैं, और किसके अनुसार हैं? ये हैं आपके भरतमुनि के अनुसार। एक तो विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, और स्थायी भाव है। इन चारों के सामंजस्य से रस की निष्पत्ति होती है। अब बात करेंगे दोस्तों रस का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ रस इन लिटरेचर। तो पहले तो रस ही काव्य का प्राण है, पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, और ये भरत मुनि ने माना है कि रस जो है काव्य का प्राण के तौर पर उन्होंने माना है। इसके अलावा ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि अलंकार को किसने काव्य का प्राण माना है, तो ऐसे करके है ना। तो इस तरीके से रस को किसने माना है, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो रस को काव्य का प्राण माना है भरत मुनि ने। इसके अलावा रस के बिना काव्य शरीर मात्र है, और कवि का उद्देश्य ही होता है रसोत्पादन करना, ठीक है। कोई भी कवि है उसका उद्देश्य क्या है? रस का उत्पादन करना है, यानी कि जो उन कविताओं को पढ़े उसके अंदर रस की उत्पत्ति हो, रसोत्पादन हो, इसलिए जो है रस का महत्व कवि ने इस तरीके से कवि ने अपना उद्देश्य उसको बनाया है।
अब हम बात करेंगे दोस्तों इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न पर, क्योंकि हमने ये इसका व्याख्यान लगभग लगभग चर्चा कर ली है, लेकिन आपको एमसीक्यू के माध्यम से इसको पूरा कंप्लीट क्लियरिफिकेशन करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है रस शब्द किस धातु से बना है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, आप भी अपने आप को टेस्ट कीजिए, देखिए आप 30 में से कितने नंबर ला सकते हैं, क्योंकि हमारे इस क्लास में 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। जो भी हम क्लास कराएंगे पहले उसका व्याख्यान कराएंगे और फिर हम उसके एमसीक्यू 30 क्वेश्चंस कराएंगे। तो उस 30 क्वेश्चंस में आप अपने को ट्राई कीजिए कि आप व्याख्यान के अंदर जो पढ़ा है उसके अंदर से ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो रस शब्द किस धातु से बना है? ऑप्शन है रम, रस, रू या रंज। तो आपने अपना आंसर समझ लिया होगा, तो ये जो आंसर है इसका रम इसका सही आंसर हो जाता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। रस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रम धातु से हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस का अर्थ क्या है? तो रस का अर्थ है स्वाद, आनंद, भाव या राग। हालांकि इन चारों में सब में थोड़ा थोड़ा गुण हैं इसका अर्थ के, बट जो इसका मेन अर्थ है दोस्तों वह है आनंद। रस का तात्पर्य है आनंद महसूस करना, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो ये किसका सूत्र है? ये सूत्र किसने दिया है? ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विभार जो है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव, इनका सबका संयोग इसमें बताया गया है। तो ये सूत्र किसने दिया था? तो ये सूत्र ऑप्शन आपको दे देता। ऑप्शन है दोस्तों मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ या आनंद वर्धन। तो ये जो सूत्र दिया था दोस्तों किसका है? ये है भरत मुनि का। तो भरत मुनि ने ही दोस्तों रस को महत्व दिया है काव्य के अंतर्गत, ठीक है ना। काव्य को उन्होंने रस को तो उन्होंने काव्य की आत्मा माना है दोस्तों, सिंपल सी बात है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, आपको तो बस रस वाला टॉपिक आएगा तो भरत मुनि उसका आंसर कर लेना है बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस की उत्पत्ति के मुख्य तत्व कितने हैं? तो रस की उत्पत्ति के मुख्य तत्व कितने हैं बताना है, 3, 4, 5 या 6। तो हमने आप पर चर्चा की है कि रस की उत्पत्ति के जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य अवयव हैं, वह हैं कितने हैं दोस्तों? वह हैं 4, ठीक है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है। तो ये 4 इसके हैं मुख्य अवयव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस के अवयव कौन कौन से हैं? अब रस के अवयव क्या क्या हैं दोस्तों? तो इसका जो है छंद, अलंकार, रस बिल्कुल गलत। कर्ता, क्रिया, कर्म बिल्कुल गलत। रस, भाव, अलंकार बिल्कुल गलत। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ये रस के जो है अवयव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ भी सही हो जाएगा दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, विभाव कितने प्रकार के होते हैं। अब भी हमने टॉपिक में चर्चा कर रखी है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो विभाव होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप ज़रूर क्वेश्चन को पहले पॉज करके अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे, और क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से विकल्प देखिए, और उसके बाद अपना 30/30 करेंगे। तो आपको एक इंटरनल खुशी होएगी, आपके अंदर भी एक रस का भाव आएगा दोस्तों कि हाँ, मैंने पढ़ाई की, यानी कि आपने जो व्याख्यान पढ़े, जो व्याख्यान सुने, वो आपके माइंड में कितने मेमोराइज्ड हो गए हैं ये आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान दें कि आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को ज़रूर ऑप्शंस के तौर पे जो विकल्प आपको कराए जा रहे हैं, इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं ये सोच के आप एग्ज़ाम इसको ज़रूर इन एमसीक्यूज़ को अटेंड कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आलम्बन विभाव का क्या अर्थ है? तो आलम्बन विभाव का अर्थ है रस का आधार, रस का परिणाम, स्थायी भाव या काव्य की रचना। तो दोस्तों आलम्बन विभाव का जो अर्थ है वह है रस का आधार। क्या है? रस का आधार, ये आलम्बन विभाव का अर्थ है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, उद्दीपन विभाव क्या है? तो उद्दीपन विभाव का अर्थ है रस का दमन करने वाला, बिल्कुल गलत।
रस का नाशक बिल्कुल गलत, भाव का अंत बिल्कुल गलत, रस को उद्दीप्त करने वाला साधन। उद्दीपन विभाव का मतलब ही वही होता है। उद्दीपन का मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर करना, उसको आगे बढ़ाना। तो उद्दीपन विभाव का क्या अर्थ हो गया? रस को उद्दीप्त करने वाला साधन है कि जो रस की उत्पत्ति कर रहा है, उसको हम उद्दीपन विभाव कहेंगे दोस्तों, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुभाव क्या है? तो अनुभाव क्या है? ऑप्शन है भावों की बाह्य अभिव्यक्ति, और आंतरिक भाव कल्पना या रस का कारण। तो अनुभाव क्या होता है? किसी भी चीज़ के भावों को बाह्य अभिव्यक्ति, जैसा हमने बताया था आंसू आ जाते हैं आंखों में। क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। तो आंसू आना क्या है? अनुभाव है। यानी कि आपने अपने विचारों को बाहर व्यक्त कर दिया, तो उसको हम अनुभाव कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, व्यभिचारी भाव कितने होते हैं? ऑप्शन है 8, 24, 33 और 16। तो हमने इसको अभी जब टॉपिक में आया था तो मैंने इसको आपको अंडरलाइन करके बताया था कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो व्यभिचारी भावों की संख्या दोस्तों होती है टोटल 33। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, स्थायी भाव कितने माने गए हैं? तो स्थायी भाव टोटल कितने माने गए हैं दोस्तों? ऑप्शन है 6, 8, 9 या 10। तो स्थायी भावों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 8 होती है दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता है कि जो रस होते हैं टोटल कितने होते हैं? वो टोटल होते हैं 9, जिसमें शांत रस को बाद में जोड़ा गया है। वैसे टोटल रस होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन शांत रस जो है वो बाद में जोड़ा गया था। और शांत रस का स्थायी भाव होता है सम। क्या होता है? सम होता है दोस्तों, ठीक है ना? बाकी 8 आपके रस हैं जिनके स्थायी भाव जो है अलग अलग प्रकार के रसों के अलग अलग स्थायी भाव हैं। तो 8 रसों के 8 स्थायी भाव माने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम शांत रस को भी जोड़ दें तो 9 भी इसका आंसर हो सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रस का प्राण कौन है? तो रस का प्राण क्या होता है दोस्तों? रस का प्राण होता है स्थायी भाव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस सबसे पहले नंबर पर हमने बताया था। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों रति। क्या होता है? रति दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस यानी कि हास्य मतलब मजाक, यानी कि हंसी उड़ाना या किसी चीज़ पर हंसना। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास। क्या होगा दोस्तों? हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? वो होता है शोक, ठीक है, दुख व्यक्त करना। शोक मीन्स क्या होता है दोस्तों? दुख होता है। और अगर किसी चीज़ पर आपको करुणा आ रही है तो आप दुख व्यक्त करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वह है उत्साह। क्या है? उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। और आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आपको ये बिल्कुल मौखिक याद होने चाहिए, इसलिए मैं इसमें अब ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे सीधे आंसर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बेसिक हिंदी होती है आपकी, तो इसलिए जो है स्थायी भाव और रसों के नाम ये आपको याद होनी चाहिए ऑलरेडी। तो वी रस का स्थायी भाव उत्साह है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रोध, ठीक है। रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, और गुस्से को स्थायी भाव क्या कहेंगे? क्रोध कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस यहाँ पर कहा गया है, लेकिन भयानक रस होता है दोस्तों ये। इसका स्थायी भाव क्या है दोस्तों? इसका स्थायी भाव भय होगा, ठीक है। इसका जो रंग था वो कैसा था? वो था दोस्तों काला, ठीक है ना। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस दोस्तों ये जो है इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा।
क्या होता है? जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है विभत्स रस का, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय होगा दोस्तों अद्भुत रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है सम, जिसको मैंने अभी पहले भी चर्चा किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये होता है 90 नंबर का रस है शांत रस, और इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों सम। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं? तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। भरत मुनि के द्वारा जो बताए गए रसों की संख्या दोस्तों वो टोटल है 8। ठीक है, 8 ही रस बताए हैं भरत मुनि ने। और साथ ही जो है स्थायी भाव की संख्या भी 8 बताई है, जबकि इसमें शांत रस को बाद में जोड़ा गया था। और शांत रस का स्थायी भाव होता है शम। ठीक है, तो अब जो है रसों की संख्या टोटल कितनी है? 9 है। लेकिन भारत मनी के अनुसार रसों की संख्या केवल 8 है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया दोस्तों कि नवम रस, जो नवा रस है शांत रस, उसको किसने जोड़ा? ठीक है, तो आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ या भामह। तो नवम रस जो शांत रस है दोस्तों, इसको जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था आनंदवर्धन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रस का संबंध किससे है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, रस का संबंध किससे है दोस्तों? आनंद से है। तो भावनात्मक आनंद आ जाए और भी मज़ेदार हो जाए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। रस का संबंध आनंद से मतलब है दोस्तों कि आप काव्य को पढ़ रहे हैं तो केवल मज़े ले रहे हैं या उसका आनंद ले रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। आपके अंदर भाव भी उत्पन्न हो रहा है, यानी कि कहीं आपको रौद्र रस है तो उसमें क्रोध आ रहा है। अगर करुण रस है तो आप शोक व्यक्त कर रहे हैं, दुख हो रहा है, आंसू आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका वीर रस है तो आपके अंदर उत्साह आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि हम भी सेना में जाएं, बॉर्डर पर लड़ें। ठीक है ना, तो वो चीज़ हो रही है। तो हर प्रकार के भाव को उत्पन्न करना ही रस का संबंध होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, रस और भाव में क्या अंतर है? तो रस भाव का परिपक्व रूप है या भाव रस का कारण है, दोनों समान है या कोई अंतर नहीं है? इस क्वेश्चन को दोस्तों आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रस और भाव में क्या अंतर है दोस्तों? रस जो है ये भाव का परिपक्व रूप है। ठीक है ना, जैसे आपने सोचो कि आपने कोई जो है वीर रस से संबंधित कोई काव्य गाया। ठीक है, अब आपके अंदर क्या उत्पन्न हुआ? आपके अंदर जो है भाव उत्पन्न हुआ पहले। ठीक है, अब आपके अंदर वीरता का भाव उत्पन्न हुआ। ठीक, और आपने उसको जो है प्रस्तुतिकरण की ओर आप जाने लगे, यानी कि आपने कहा कि भाई जैसे किसी चीज़ को देखकर आपके अंदर एनर्जी आई और आप सीधे उस काम को करने चल दिए, तो वो क्या है? रस है। ठीक है ना, आनंद आने लग गया आपको उस काम को करने में। तो यही चीज़ जो है भाव क्या होता है? रस का परिपक्व रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य का प्राण किसे कहा गया है? तो काव्य का प्राण किसे कहा गया? अलंकार, रस, छंद या अर्थ? तो काव्य का जो प्राण कहा गया है दोस्तों, रस को कहा गया है। किसको कहा गया है? रस को जो है काव्य का प्राण कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रसात काव्यम जीवति, इस कथन का आशय क्या है? तो रसात काव्यम जीवति का कथन का आशय क्या है? कि रस के बिना काव्य निर्जीव है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, कि रस के बिना जो है काव्य क्या है? निर्जीव है, यानी कि रसात काव्यम जीवति, रस ही काव्य को जीवन देता है। अगर रस नहीं होगा तो उसके बिना काव्य क्या है? निर्जीव है दोस्तों। ठीक है ना, काव्य में अगर रस का भाव ही नहीं होगा तो कौन उस काव्य को पढ़ेगा, कौन उसको सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रस का तात्पर्य क्या है?
तो आनंद की अनुभूति, केवल भाव का ज्ञान, छंद की लय या शब्द की शोभा। तो दोस्तों रस का जो मेन तात्पर्य है वह है आनंद की अनुभूति कराना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपके लाइक और शेयर से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप इसको ज़रूर सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रस का अनुभव किसे होता है? रस का अनुभव किसे होगा दोस्तों? जो संवेदनशील तरीके से जो पढ़ेगा ना, जो उस काव्य को पढ़ेगा, कवि को नहीं। कवि को तो होता ही है, कवि तो जब कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो कवि उसको व्यक्त कर रहा है। नर्तक को नहीं, बिल्कुल गलत। दर्शक को नहीं। किसको होगा? सहृदय वाले को, सहृदय को होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी काव्य को पढ़ेंगे तो आपके अंदर ही संवेदना जगेगी। संवेदनशील जो पाठक होगा, पढ़ने वाला जगह संवेदनशील होगा, तो उसको रस का अनुभव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, और जिसका उत्तर आपने जरूर हमें कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्वेश्चन 30 है, रस सिद्धांत का जनक कौन है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रस सिद्धांत का जनक कौन है? ऑप्शन है विश्वनाथ, भरत मुनि, मम्मट या आनंदवर्धन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आपने आंसर शीट में ज़रूर देना है, और आप जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देंगे। अगर आपने पूरी वीडियो वॉच की है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ये आपसे अपेक्षाएं हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है हमें लगातार मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक सब्सक्रिप्शन से, और जो है जिससे लगातार आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। प्रवक्ता के जो है मुख्य परीक्षा की जो तैयारी है, यानी कि जो प्रवक्ता पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है दोस्तों, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी लगातार क्लासेज आती रहेंगी, इसलिए आप बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच करें, और जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको आप नोट्स ज़रूर तैयार करें दोस्तों, जिससे आप बाद में लास्ट में रिवीजन करके अपनी तैयारी को बहुत आसान तरीके से जो है मजबूती दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ दोस्तों, और साथ ही आपसे एक बार फिर से बात रिपीट करते हैं कि आप अपनी तैयारी को लगातार रखिए, बिल्कुल आप लापरवाही ना करें, क्योंकि प्रवक्ता की ये जो वैकेंसीज आएंगी दोस्तों, ये बहुत जल्द आ जाएंगी, और उसके बाद आपको बहुत कम समय मिल रहा है, तो इसलिए जो है तैयारी का टाइम कम मिलेगा, इसलिए जो है अपनी तैयारी अभी से बरकरार रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।